क्या आपने कभी सोचा है कि कोर्ट के बाहर भी एक ऐसा फोरम है जहां आपका डिस्प्यूट इंस्टेंटली सॉल्व हो सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लोक अदालत के बारे में, जिसे हम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोक अदालत के हिस्टोरिक इवोल्यूशन के बारे में, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन के बारे में, लीगल फ्रेमवर्क को भी समझेंगे, प्रोसीजर को भी समझने की कोशिश करेंगे, बेनिफिट्स क्या है, फीचर्स क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपको आंसर मिलेगा कि क्या सच में लोक अदालत से इंस्टेंट जस्टिस मिलता है या सिर्फ ये एक मिथ है। अगर आप लीगल सिंप्लीफिकेशन और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो सबसे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री को समझते हैं, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। तो देखिए, जो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये हमारे एंशियंट इंडिया का रूट है। अगर आपने एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा होगा तो वहां आपने पूगा और गणा नाम के नाम सुने होंगे। अपने एरिया के ये लोग डिस्प्यूट्स को डिसाइड करते थे। विलेजर्स अपनी प्रॉब्लम्स को मेडिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन के माध्यम से सॉल्व करती थी। इस पे मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। जब मेडिवल एरा आया तो मतलब इस्लाम के आने के बाद जो भी विलेज के हेड होते थे, एल्डर्स होते थे, वो डिस्प्यूट को सॉल्व किया करते थे। और मजे की बात यह है कि कोई फॉर्मल कोर्ट नहीं था, कोई फीस नहीं होती थी, लेकिन जो भी रिजोल्यूशन निकलता था वो एमिकेबल और एक्सेप्टेबल होता था। एक्सेप्टेबल इसलिए भी होता था क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग किसी बात को डिसाइड कर रहे थे, उस पर वो अपना फैसला दे रहे थे, तो इस वजह से वो मॉरली एनफोर्सेबल भी हो जाता था। ब्रिटिशर्स का जब एरा आया, ब्रिटिश एरा, तो ब्रिटिश ने काउंट्री कोर्ट्स में, मद्रास कोर्ट ऑफ कंसाइंस में, बॉम्बे में डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए फोरम सेट किए। ये सब दिखाता है कि इंडिया में पंचायत और मेडिएशन का कल्चर एंशियंट इंडिया से आया है और इसी ट्रेडिशन से इवॉल्व होता है लोक अदालत। इमेजिन करिए, विलेज में दो फार्मर्स के बीच में लैंड डिस्प्यूट हो गया। पंचायत में विलेज हेड बैठेंगे, एल्डर्स बैठेंगे, पार्टीज आएंगी, साथ में डिस्कशन होगा, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखेंगे और लास्ट में क्या होगा, एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज जो होता है वो किसी के द्वारा फोर्स नहीं किया जाता है, वहां पे व्यक्ति आपस में एग्री करता है, एक सेम पेज पे उन्हें एग्री करना होता है किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। यही प्रिंसिपल आज के लोक अदालत में भी यूज होता है, जिसे हम वॉलंटरी सेटलमेंट कहते हैं। जी हाँ, वॉलंटरी सेटलमेंट मतलब आप अपनी इच्छा से इस केस में इस सेटलमेंट पे आ रहे हो, इस निष्कर्ष पे आ रहे हो। तो अगर हम लोक अदालत के फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, लेकिन सबसे पहला फीचर जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि इनफॉर्मल और स्पीडी है। कोर्ट की तरह यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं है, यहाँ डिस्प्यूट्स जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ये फ्री है, इसलिए पुअर और मिडिल क्लास के लोग इसे बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हैं। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन की बात होती है, मतलब पार्टीज की कंसेंट जरूरी है लोक अदालत में आने के लिए। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, किसी से दबाव से उस व्यक्ति को पार्टिसिपेट नहीं करा सकते हो। लोक अदालत में सिविल डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, चेक बाउंस का मुद्दा, मोटर एक्सीडेंट के क्लेम, ये सब कुछ डिस्कस होते हैं। अभी हाल में ही 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस प्रतीक जैन के केस में कहा था कि लोक अदालत से ह्यूज नंबर ऑफ केसेस सेटल होते हैं, स्पीडी जस्टिस मिलता है, पहली बात तो, और दूसरा कोई कोर्ट फीस नहीं होता, बैकलॉग कम हो जाता है, कॉर्डियल रिलेशंस भी मेंटेन रहते हैं। और ये पॉइंट्स दिखाते हैं कि लोक अदालत कितना एफिशिएंट और इफेक्टिव सिस्टम है। अगर हम इसके स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन की बात करें तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के माध्यम से लोक अदालत को लीगल रिकॉग्निशन मिल चुका है। अगर आपने आर्टिकल 39A पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो वहां पे ये आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था और ये आर्टिकल पार्लियामेंट को इंस्पायर करता है कि वो इंश्योर करे इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड हो, खासकर उनको जो इकोनॉमिक या अदर डिसेबिलिटीज की वजह से लीगल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। जस्टिस रामास्वामी ने कहा था कि रिजॉल्विंग डिस्प्यूट थ्रू लोक अदालत नॉट ओनली मिनिमाइजेस लिटिगेशन एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो सेव्स वैल्यूएबल टाइम्स ऑफ पार्टीज एंड विटनेसेस।
अगर आप लोक अदालत के डेफिनेशन को पढ़ेंगे, सेक्शन 2D में दिया है, तो वहां पे उस डेफिनेशन में बहुत अच्छे से लिखा है कि लोक अदालत का मतलब क्या होता है, जिसे पढ़ने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। तो लोक अदालत का मतलब है कि एक ऐसा फोरम जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के चैप्टर नंबर 6 के अंडर ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन मैं इसका मतलब आपको बता दूं कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देखो, लोक अदालत क्या है, ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है जिसके माध्यम से केसेस को सेटल किया जाता है। क्या क्या यूज करके? मेडिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन। तो हम बोलते हैं कि लोक अदालत क्या है, ये पीपल्स कोर्ट है इंडिया में जो सर्व कर रहा है एक सिस्टम फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और उसमें आप केसेस को सेटल करते हैं थ्रू कंसिलिएशन एंड नेगोशिएशन। लेकिन मजे की बात यह है कि लोक अदालत में वही केसेस सॉल्व होते हैं जहां पार्टीज खुद कंसेंशुअली सेटलमेंट करना चाहती हैं, और जो भी लोक अदालत में अवार्ड पास होता है वो कोर्ट की डिक्री के हिसाब से इन्फोर्सेबल होता है, उसके रिगार्डिंग आप अपील नहीं कर सकते हैं। और लोक अदालत में व्यक्ति तभी आ पाता है जब वो आपसी सहमति चाहता हो कि हाँ, मुझे इस केस को क्लोज करना है, इसमें एक सेटलमेंट पे पहुंचना है। जितने भी पेंडिंग केसेस होते हैं कोर्ट में, वो सारे केसेस कहाँ आते हैं? लोक अदालत में आते हैं। जब हम सेक्शन 19 से 22 पढ़ेंगे लोक अदालत का, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि लोक अदालत कैसे ऑर्गेनाइज होता है, केसेस कैसे हैंडल होते हैं, पावर और अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट लोक अदालत के पावर्स के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो 2D सिंपल शब्दों में बस इतना कहता है कि लोक अदालत एक ऐसा फोरम है जो ऑर्गेनाइज होता है स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमीशन कमिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी या तालुक लीगल सर्विस कमिटी के थ्रू। इसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं और दूसरे क्वालिफाइड लोग होते हैं जिनके बारे में स्टैट्यूट में डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन से व्यक्ति बैठ सकते हैं, उसकी कंपोजिशन के बारे में। जुरिस्डिक्शन देखें तो पेंडिंग कोर्ट केसेस को देखता है। ये ऐसे डिस्प्यूट्स जो कोर्ट में फाइल ही नहीं हुए उनको भी ये देखते हैं, मतलब कोई कोर्ट में जाना ही नहीं चाहता, प्री लिटिगेशन केस है, तो वो कहते हैं चलो यार लोक अदालत के माध्यम से इसको निपटा लेते हैं। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सेटल नहीं होता है। अगर हम इसके अवार्ड की बात करें तो पार्टीज जब एग्री कर लेती हैं तो लोक अदालत अवार्ड पास करता है जो डीम्ड डिक्री के बराबर होता है, कॉम्पिटेंट कोर्ट से इन्फोर्सेबल होता है। इससे डिस्प्यूट को स्टैट्यूटरी रिड्रेसल मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि लोक अदालत होता कितने प्रकार का है। तो ये लोक अदालत दो तरीके का होता है। एक तो रेगुलर लोक अदालत जहां पे जनरल डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है, और दूसरा होता है आपका परमानेंट लोक अदालत जो सेक्शन नंबर 22B के अंडर होता है। इसमें स्पेशल केसेस को हैंडल किया जाता है। अगर हम परमानेंट लोक अदालत का स्ट्रक्चर देखें तो वहां एक चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन कोई भी करंट या रिटायर्ड डीजे या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है। 2 मेंबर्स होते हैं जिसमें एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में एक्सपीरियंस्ड हो और दूसरे मेंबर्स को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से नॉमिनेट किया जाता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का स्कोप काफी बड़ा है जिसमें ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, पावर, लाइट, वाटर सप्लाई, पब्लिक सैनिटेशन के बारे में बात होती है, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज के बारे में बात होती है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नरेगास, एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग, रियल एस्टेट, इन सब में जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनको बैठाया जाता है। और वहां पे कोई भी सर्विस जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट डिक्लेयर करता है वो सारी चीजें भी उसमें इंक्लूड होती हैं। जो आपका परमानेंट लोक अदालत है इसको सेक्शन नंबर 22 के हिसाब से स्पेशल पावर भी मिलता है कि अगर पार्टी सेटलमेंट पर नहीं आ पाती हैं तो परमानेंट लोक अदालत डिस्प्यूट को डिसाइड कर सकता है, प्रोवाइडेड बस इतना ही है कि डिस्प्यूट किसी ऑफेंस से रिलेटेड ना हो। लोक अदालत के प्रोसेस को समझते हैं तो देखिए, एक तो होता है प्री लिटिगेशन स्टेज, मतलब अगर 2 लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है और वो कोर्ट में फाइल नहीं किया गया है, पार्टी डायरेक्टली अप्लाई कर सकती है लोक अदालत के लिए। यूजुअली ये माइनर सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, चेक बाउंस का मुद्दा हो सकता है या मोटर एक्सीडेंट क्लेम हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा आता है कोर्ट रेफर्ड केसेस, मतलब वो केसेस जो कोर्ट में काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये गवर्न होता है सेक्शन नंबर 89 CPC प्लस ऑर्डर नंबर 10 रूल नंबर 1A ऑफ CPC। CPC मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। तो कोर्ट चेक करता है कि क्या केस में सच
सच में सेटलमेंट का एलिमेंट मौजूद है? क्या इसको आपसी समझौते से सॉल्व किया जा सकता है? कोर्ट पार्टीज को टर्म्स ऑफ सेटलमेंट देता है, पार्टीज के ऑब्जर्वेशन के बाद उनको रेफर करता है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत या मेडिएशन में। जी हाँ, ये सब क्या है? ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ही तो एक सिस्टम है। तो दोस्तों, कोर्ट रेफर्ड केसेस को लोक अदालत में जो रेफर किया जाता है उसके प्रोसेस को भी समझिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है तो सेक्शन 89 और ऑर्डर नंबर 10 रूल नंबर 1A के हिसाब से वो गवर्न होता है कि कोई भी केस एडीआर के लिए रेफर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले कोर्ट क्या करती है? कोर्ट एडमिशन या डिनायल रिकॉर्ड्स को देखती है। उसके बाद कोर्ट पार्टीज को गाइड करता है कि कौन सा एडीआर मेथड चूज करना चाहिए, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, लोक अदालत, इसमें से आपको क्या चूज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया था एक केस में, जहां पे बोला गया था कि कोर्ट पहले से एसेस करना जरूरी है कोर्ट के लिए कि एडीआर के लिए वो केस मतलब सुटेबल है या नहीं है। अगर उनको लगता है कि सुटेबल है या नहीं है तो उसके बाद ही वो प्रोसीड करेंगे, क्योंकि सेक्शन 89 में क्लियरली लिखा हुआ है कि वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट, तभी वो उसको रेफर कर सकते हैं। अगर केस अनसुटेबल है, कोर्ट को रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे कि क्यों एडीआर प्रोसेस इस केस में यूज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर केस सुटेबल है तो मैंडेटरी रेफरल होगा एडीआर के लिए कि तुम पहले जाओ बाहर, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कंसिलिएशन के माध्यम से इस केस को सॉल्व करो। जब कोर्ट केस एडीआर के लिए रेफर करता है तो लोक अदालत एक जुडिशियल सेटलमेंट का मोड बन जाता है। लोक अदालत के थ्रू पार्टीज एमिकेबल सेटलमेंट का चांस मिलती है उनको। अगर पार्टीज एग्री कर लेती हैं तो लोक अदालत अवार्ड पास करता है जो डीम्ड डिक्री के बराबर एनफोर्सेबल होता है। मान लेते हैं कोई केस है जो कि कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। अब सेक्शन 89 ऑर्डर 10 रूल 1A अप्लाई होगा। उसके हिसाब से अगर उनको लगेगा कि यार हम इसको सेटलमेंट करा सकते हैं आउटसाइड कोर्ट, तो वो लोग रेफर कर देते हैं एडीआर के लिए। एडीआर मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो लोक अदालत बोल देंगे कि आप लोक अदालत में चले जाइए इस केस को लेके। तो लोक अदालत में सेटलमेंट होगा, पार्टी सेटिस्फाइड हो जाएंगी, पैसा भी कुछ नहीं लगेगा, समय भी बचेगा। जो केस सालों तक सॉल्व नहीं होता वो 6 महीने के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये है चमत्कार लोक अदालत का। तो सेक्शन 89 प्लस ऑर्डर 10 रूल 1A इंश्योर करता है कि सुटेबल केसेस में एडीआर को हम इसे रेफर कर दें। तो लोक अदालत क्या है? रेफरल का की मैकेनिज्म है एमिकेबल, स्पीडी, कॉस्ट इफेक्टिव सेटलमेंट के लिए। तो दोस्तों, लोक अदालत मेन काम बस इतना है कि डिस्प्यूट को एमिकेबली सेटल करना है, पीसफुल सेटलमेंट देना है। सेक्शन 19 सेक्शन 5 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अकॉर्डिंग लोक अदालत केसेस को कंप्रोमाइज या सेटलमेंट के थ्रू डिसाइड कर सकती है। ये केसेस दो तरीके से हो सकते हैं, एक वो जो कि केस कोर्ट में पेंडिंग है, और दूसरा प्री लिटिगेशन मैटर जो अभी हमने पहले बताया कि जो अभी कोर्ट में फाइल ही नहीं हुआ है। की पॉइंट बस इतना है यहाँ पे कि जो केसेस लीगली कंप्रोमाइज नहीं हो सकते वो लोक अदालत की ज्यूरिसडिक्शन में आते ही नहीं है। यूजुअली नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो भी लोक अदालत के ज्यूरिसडिक्शन में फॉल नहीं करते हैं। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। अब बात कर लेते हैं अवार्ड लीगल फोर्स के बारे में। तो देखो, जब सेक्शन नंबर 19, 20, 21 को हम ज्वाइंटली पढ़ते हैं तो पता चलता है कि लोक अदालत का जो अवार्ड है दैट इज इक्वल टू सिविल कोर्ट का डिक्री। मतलब आप अवार्ड के अगेंस्ट कोई अपील नहीं कर सकते, वो अवार्ड जो भी आएगा, मतलब जो भी सेटलमेंट आपने किया उसके हिसाब से अवार्ड आता है तो वो फाइनल होता है। अगर लोक अदालत के थ्रू कंप्रोमाइज होता है, अवार्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट बन जाता है जो एनफोर्सेबल ऑर्डर बनता है। तो इसमें एक केस था ई स्टेट ऑफिसर वर्सेस HV मनकोटिया। ये कंफर्म करता है कि लोक अदालत अवार्ड्स ऑनवर्ड लीगली बाइंडिंग होते हैं। अगर हम जुडिशियल फंक्शंस की बात करें तो एपेक्स कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था LIC वर्सेस सुरेश कुमार 2011 के केस में कि लोक अदालत रेगुलर कोर्ट नहीं है, डिस्प्यूट्स के मेरिट्स डिसाइड नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने भी ये रेनफोर्स किया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जैलर सिंह के केस में कि लोक अदालत जुडिशियल फंक्शंस नहीं करते हैं। मतलब लोक अदालत पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज करा सकते हैं, सेटलमेंट करने में मदद कर सकते हैं, पर सेल्फ एडजुडिकेशन नहीं करते। एक और केस था जो गुजरात हाईकोर्ट का, नरेश कुमार मगन भाई सोलंकी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR।
2024 तो ट्रायल कोर्ट ने लोक अदालत में मेरिट से एडजुडिकेट कर दिया था, जो जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड चला गया था, इसीलिए उस अवार्ड को सेट असाइड कर दिया गया। तो लिमिटेशंस भी इसमें बस इतने हैं कि एक केस और था इसमें, समझिएगा, पॉलिसी मैटर से रिलेटेड। स्टेशन मैनेजर रेलवे स्टेशन बालंगर टाउन वर्सेस चेयरमैन परमानेंट लोक अदालत। इसमें बोला गया था कि जो परमानेंट लोक अदालत है वो पॉलिसी मैटर्स डिसाइड नहीं कर सकते, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के डिसीजंस को वो नहीं ले सकते हैं। और डिस्प्यूट जितने भी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से बाहर होते हैं, लोक अदालत का अवार्ड वहां एनफोर्सेबल नहीं होता है। कंप्रोमाइज कराना है अगर आपको किसी भी केस में, तो ऑर्डर नंबर 23 रूल नंबर 3 फाइल होता है। तो अगर पार्टीज ने कोर्ट में कंप्रोमाइज पिटीशन फाइल की है तो केस लोक अदालत में रेफर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रूल नंबर 3 ऑर्डर नंबर 23 के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फाइल किया है। तो अगर आपने इसको फाइल कर दिया इस पिटीशन को, तो आप लोक अदालत में नहीं आ सकते उस मैटर को लेके। कोर्ट में रेफरल करना एब्यूज ऑफ लोक अदालत कॉन्सेप्ट हो सकता है। नॉन कंपाउंडेबल केसेस की जब बात आती है तो कहते हैं लोक अदालत सिर्फ लीगली सेटेबल केसेस में ऑर्डर पास कर सकता है, क्योंकि सेल्फ एडजुडिकेशन का इनके पास पावर नहीं है। तो अगर हम इसके स्टेप्स को देखें तो पहले आप डिस्प्यूट को देखते हो कि क्या डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्री लिटिगेशन है या पेंडिंग है। इसके बाद आप देखते हो कि क्या ये कंपाउंडेबल या पेक्यूनियरी लिमिट के अंदर आता है या नहीं आता है। लोक अदालत गाइड करता है पार्टीज को कि आप वॉलंटरली एग्री कर जाओ, किसी सेटलमेंट पे आ जाओ, तो आप अगर वो एग्री करते हैं तो एक अवार्ड पास हो जाता है। कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होता है? सेक्शन 89 सीपीसी ऑर्डर नंबर 10 रूल नंबर 1A में, जहां पे एडीआर रेफरल मैकेनिज्म यूज होता है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो जितने भी नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स हैं, पॉलिसी मैटर्स हैं या ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड केसेस हैं, उनके ऊपर लोक अदालत का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। तो आई होप जुरिस्डिक्शन वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होंगी और ये सारी बातें भी समझ में आई होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है जो मैं शुरू से बताते हुए आ रही हूँ कि सेक्शन नंबर 21 जब आप पढ़ेंगे तो वहां बताया जा रहा है कि लोक अदालत का जो भी अवार्ड होता है ये सिविल कोर्ट के डिग्री के बराबर होता है। मतलब आप उसको कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो और उसकी वैल्यू देखिए कितना है। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो अवार्ड मैंने पहले बताया कि सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर माना जाता है, सारी पार्टीज उसको साइन करती हैं। ये जुडिशियल रिकॉर्ड का पार्ट होता है, रिटन होता है किसी रीजनल या इंग्लिश लैंग्वेज में, सर्टिफाइड कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, अवार्ड फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, इस पर आप कोई अपील नहीं कर सकते, जैसे मैं शुरू से बता रही हूँ। अगर पेंडिंग केस सेटल होता है तो कोर्ट फीस जो आपने जमा की होगी कोर्ट में वो रिफंड हो जाता है। अगर चेक बाउंस का केस है लोक अदालत में सेटल होता है तो अवार्ड पास होता है, पार्टी सेटिस्फाइड होती है तभी अवार्ड पास होता है और कोर्ट फी भी रिफंड हो जाती है। और जब हम बात परमानेंट लोक अदालत की करते हैं तो उसमें जो भी अवार्ड पास होते हैं, अगर हम अभी तक हमने रेगुलर लोक अदालत की बात की, अब जब हम परमानेंट लोक अदालत की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि मेरिट के बेसिस पे सेटलमेंट्स के टर्म्स फाइनल होते हैं और उसी के हिसाब से अवार्ड आता है और वो जो भी अवार्ड होते हैं वो फाइनल और बाइंडिंग होते हैं। ये अवार्ड भी सिविल कोर्ट के डिग्री के हिसाब से ही होते हैं, डीम्ड टू बी डिग्री ऑफ ए सिविल कोर्ट। मेजॉरिटी डिसीजन जो भी होते हैं परमानेंट लोक अदालत के वो मेंबर्स ही अवार्ड बनाते हैं वहां पे। अवार्ड फाइनल है, किसी ओरिजिनल सूट, एप्लीकेशन या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अवार्ड एग्जीक्यूट हो सकता है सिविल कोर्ट के माध्यम से लोकल जुरिस्डिक्शन में चेयरमैन के ट्रांसमिशन के बाद। अगर हम अवार्ड का फॉर्मेट देखें तो ये या तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा या रीजनल लैंग्वेज में होगा। इसमें केस के पर्टिकुलर्स, केस के नंबर, कोर्ट का नाम, पार्टीज के नाम, डेट ऑफ रिसिप्ट, परमानेंट रजिस्टर नंबर, डेट ऑफ सेटलमेंट, और अगर केस कोर्ट से रेफर हुआ है तो पिटिशनर को रिफंड दिया जाता है उसके बारे में मेंशनिंग करोगे। ओरिजिनल अवार्ड जुडिशियल रिकॉर्ड्स का पार्ट बनता है। सर्टिफाइड कॉपी पार्टी को फ्री में दी जाती है जैसे कि रेगुलर लोक अदालत में देते हैं। दोस्तों, लोक अदालत अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है। सेक्शन 89 सीपीसी के अंडर कोर्ट की ड्यूटी है कि पार्टीज को एडीआर प्रोसेस के लिए रेफर करें। अगर उन्हें लगता है कि इस केस में एडीआर के माध्यम से सेटलमेंट हो सकता है तो कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो उसके लिए रेफर करें। मैंने शुरू में आपसे बोला भी था कि आपको एक जवाब मिल जाएगा कि क्या सच में लोक अदालत इंस्टेंट जस्टिस प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर है कि जी हाँ, लोक अदालत इंस्टेंट जस्टिस प्रोवाइड करता है। लेकिन
केस बस इतना ही है कि वहां पे वॉलंटरली सेटलमेंट के लिए पार्टीज एग्री करें। अगर पार्टीज सच में चाहती हैं कि हम मेडिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन के माध्यम से अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करें और एक कंसेंशुअल सेटलमेंट पे आ जाएं, तो सच में लोक अदालत इंस्टेंट जस्टिस प्रोवाइड करता है। सेटलमेंट हमेशा वॉलंटरली ही होगा और उसके लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। पार्टीज खुद से कंसेंशुअल सेटलमेंट के लिए, पीसफुल सेटलमेंट के लिए एग्री अगर करती हैं, तो लोक अदालत 101% इंस्टेंट जस्टिस प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी कुछ और नए टॉपिक्स को लेकर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्त, मित्र, परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।